इंडिया में भी सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हो, ऐसा वाला खेल है। यहीं पे हमें नरक नाशक की भी एंट्री भी देखने को मिलेगी। यानी एक ही पिता की दो संतानें हैं। शुरुआती जो सर्वनायक के सीरीज थे उनसे तो लाख दर्जे। यहाँ पे क्या है, पन्नी नहीं लगी और यहाँ पे बाइंडिंग नहीं करते। तो बाइंडिंग तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है, जैसे उसके बाल सारे मतलब कर दिए हैं, काट दिए गए हैं, एकदम टकला बना दिया उसको। गंगा से रिलेट करता है नर भूतनाथ, ठीक है। ये जिसमें बहुत ही वर्स्ट आर्ट है, मतलब आर्ट इतना धांसू नहीं है किया हुआ है। उसके साथ साथ में जो फ्रंट पेज वो भी ये बंदा ये भी बंदा उसकी बाइंडिंग क्वालिटी की बात ही अलग हो। ये देखिए, हथियारों को रखने की जगह को कहा जाता है आयुध गृह। उसी प्रकार से भारतीय इतिहास की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे पेंडिंग सीरीज सर्वनायक चल रही है। सो इसी का नेक्स्ट पार्ट आया सर्व आयुध नाम का, जो कि 14 नंबर का भाग है इस पूरी सीरीज का। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू सुपर आर्मी कॉमिक्स अड्डा। और आप लोगों के लिए ही हम लेकर आए हैं आज सर्व आयुध का ये रिव्यू। तो आज हम बात करेंगे क्या सच में सर्व आयुध में हथियार रखने की कोई जगह है, या फिर कोई ऐसा खजाना, जैसे कि खजाना नाम की कॉमिक्स में था, इस प्रकार से है जो कि नाम रखा गया सर्व आयुध। इस नाम से क्या रिलेट करती है कॉमिक्स, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, और क्या ये सर्वनायक सीरीज के पिछले भागों की तरह ग्रिप बना पाती है, या फिर ये कहीं ना कहीं ग्रिप को छोड़ती है। ये पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे, ओवरऑल पूरा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे क्या है और कैसी है ये कॉमिक्स, साथ साथ में इसको रेटिंग भी देंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारतीय कॉमिक्स को अगर बढ़ाना है और इंडिया में भी सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हो या एनिमेशन देखना चाहते हो, तो सीएनए की इस फैमिली में हो जाओ शामिल, क्योंकि हम लोग मिलकर बढ़ाएंगे भारतीय कॉमिक्स को ऊपर, यानी ऊपर आगे आगे। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये रिव्यू। डिजाइन की बात करें तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा है, लुक एंड फील बहुत ही बढ़िया सा है। और हैंड फील अगर बात करें तो छोटा रेगुलर साइज, जो कि हालांकि कॉमिक्सों की साइज रही है हमेशा से, वही साइज में मिलेगा। फ्लैट डिजाइन मिलेगा आपको। ऊपर अगर देखें तो हमें ब्लैकआउट देखने को मिलता है, यानी कि जो आउटलाइन है वो काट दी गई है। यानी कि जो डिफरेंट किया है, थोड़ा सा अलग जो किया है संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता, वो है कि भाई इन्होंने जो है आउटलाइनिंग काटी है, पहले भी अपनी कॉमिक्सों में काट दी है, और संजय गुप्ता जी ने थोड़ा सा ब्लैकआउट किया है, थोड़ी सी लंबी कर दी है साइज। सो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अंदर के पेजेस की क्वालिटी अगर देखें तो हालांकि तो हम आगे बात करेंगे, बट एक छोटा शॉर्ट देखें तो छोटा प्रस्तावना, पूर्व साथ, और उसके बाद कहानी चालू हो जाती है यहाँ से। पीछे के बैक कवर में अगर आप देखेंगे तो ठीक है, एक 8 पेजेस, एक एक्स्ट्रा एक पेज, उसके बाद सर्व समर का पोस्टर, और फिर प्रस्तावना यहाँ पे खत्म हो जाती है। यानी कि आपको जो मिलते हैं 92 पेज के ऊपर ही कहानी सीमित कर दी गई, और एक एक्स्ट्रा पेज मिलता है। फील एंड गुड डिजाइन क्वालिटी की ओवरऑल बात करें तो लुक वाइज जो है वो हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक है और बढ़िया है। नॉवेल्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक एक्शन स्टिकर आपको देखने को मिलता है। अगर मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट लेते हैं तो संजय गुप्ता वाले वेरिएंट में आपको क्यूट स्टैंडर्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा एक छोटा सा जो है कि एक्शन स्टिकर। और अगर आप कॉमिक्स अड्डा नाम की वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको एक बुक मार्क भी मिलेगा उनके यहाँ से, ताकि थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ अस वाला, जिसको आप कहानी की स्टोरी में कहीं भी लगा वगैरह सकते हैं। इस प्रकार से जब भी आप पढ़ते हैं तो लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो संजय गुप्ता वाले वेरिएंट का प्राइस जो है एमआरपी दे रही है 360 रुपए, जो कि डिस्काउंट में आपको 10-20 रुपए कम में मिल जाएगी अलग अलग वेबसाइट्स पे। साथ साथ में अगर आप देखें कि भाई अगर संजय गुप्ता वाले वेरिएंट निकालें जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, और अगर उसका प्राइस कंपेयर करें इससे तो 100 रुपए इससे ज्यादा आपको पड़ेगा। साथ साथ उसकी साइज भी थोड़ी बड़ी मिलेगी, और पेपर क्वालिटी उसकी डिफरेंट होगी, यानी आर्ट पेपर होगा वहाँ पे, ये ग्लोसी टाइप का नहीं होगा पेपर। पेजेस की बात करें तो आपको एक कवर आर्ट मिलता है जो कि फ्रंट वाला होता है हमारा, ये कवर आर्ट मिला आपको। उसके अलावा 2 पेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक तो हमारा पूर्व सार वाला ये, इसके अलावा एक जो पेज मिलेगा हमारा 8 पेज मिलेगा, जैसे फ्रेडी और साथ में आज़ादी सेना। उसके बाद स्टोरी के ही बैक में हमें एक पेज और मिलेगा। हालांकि जो कहानी की बात करें तो हमें 92 पेज की कहानी देखने को मिलती है। देखिए 92 पेज की कहानी मिलेगी। उसके बाद फिर पूर्व समर का हमें छोटा सा 8 पेजेस, यानी कि 92 पेज के हमारे स्टोरी साइज है। उसके अलावा 2 पेज एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर एक में तो एड आ गया, एक में पूर्व सार आ गया, और हमारा एक जो रहता है फ्रंट कवर, यानी कि कवर आर्ट जो रहता है वो। सो 92 पेज की स्टोरी में एक कवर आर्ट, एक पूर्व सार और 8 पेजेस आपको मिलेगा। बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें तो फ्लैट डिजाइन है सबसे पहले तो ये जो फ्लैट डिजाइन होती है बढ़िया और मजबूत भी होती है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइंडिंग यहाँ से देखने को मिल रही है। और हालांकि अगर छोटी साइज की बात करें, जो कि संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता या मनोज गुप्ता, जो पुरानी साइज होती थी कॉमिक्सों की, उसकी बाइंडिंग क्वालिटी की बात ही अलग हुई है। देखिए मैंने इसे मोड़ भी दिया
तो भी आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। उसकी बजाय अगर मैं किसी बड़ी कॉमिक्स को जैसे मोड़ देता हूँ, समझ लीजिए इस कॉमिक्स को ऐसे मोड़ूंगा, तो ये आप देखेंगे कि ये जो है आर्ट पेपर है, तो ये क्या फटता है। ये देखिए मोड़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं मोड़ नहीं सकता। तो जो इसकी साइज है, जो भारतीय कॉमिक्स की एक स्टैंडर्ड साइज हुआ करती थी, उसके हिसाब से अगर बाइंडिंग क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, जो मुझे काफ़ी पसंद है। क्योंकि सारी पुरानी कॉमिक्स में देखोगे आप तो बाइंडिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। साइज छोटी होती है लेकिन बाइंडिंग क्वालिटी बढ़िया होती है इसकी। मतलब कि जो पुरानी कॉमिक्स की साइजों को ये लोग बाइंडिंग करते हैं, उस हिसाब से इन कॉमिक्स को बाइंडिंग नहीं करते। तो बाइंडिंग क्वालिटी की ओवरऑल बात करें तो बहुत ही बढ़िया है और परफेक्ट बाइंडिंग क्वालिटी, जैसे आप मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि संजय गुप्ता वाला जो वेरिएंट है वो है यूएस स्टैंडर्ड साइज वाला, तो उस साइज में तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ये देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर मनोज गुप्ता का ही वेरिएंट देखें, जो कि नई साइज उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, उस साइज में देखें तो उससे भी छोटी है। तो ये जो साइज है वो आपको मिलेगी पुरानी जो रेगुलर साइज हुआ करती थी राज कॉमिक्स। ये देखिए सर्वनायक का सर्वग्रहण वाला पार्ट है मेरा, तो देखिए दोनों को मैं मिक्स करता हूँ तो सेम साइज मिलती है। यानी जो रेगुलर साइज थी राज कॉमिक्स के अलावा जो भारतीय कॉमिक्स हमारी रही है, उसकी जो रेगुलर साइज है उसी साइज में आपको ये कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। यानी कि ना मीडियम मिलेगी ना ही बड़ी मिलेगी, ये मिलेगी आपको रेगुलर छोटी स्मॉल जो पुरानी साइज है उसी साइज में आपको ये कॉमिक्स पढ़ने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो फ्रंट कवर तो हमें आर्ट कार्ड मिलता है, अंदर देखेंगे तो मेट है, ये देखिए मेट वाला पेपर है पूरा 100, और ऊपर देखेंगे तो मेट के ऊपर लेमिनेशन भी कर दिया गया, यानी पन्नी देखने को मिलती है। देखिए चिलक दिख रही है आपको, ये चिलक देखने को मिल रही है। और अंदर देखिए, अंदर आपको हल्की हल्की चिलक, तो ये यहाँ पे क्या है, पन्नी नहीं लगी और यहाँ पे पन्नी लगी। और अंदर वाला पेपर जो रहता है थीन और थोड़ा सा मेड ग्लोसी, मतलब थोड़ा सा चिकनाहट भी मेरी हल्की सी रहती है और थोड़ा सा खुरदरापन भी रहता है। तो मेट और ग्लोसी के साथ में थीन पेपर मिलता है आपको, ना कि आपको आर्ट पेपर मिलता है जो कि 180 या 200 ग्राम का होता है। सो पेपर क्वालिटी की ओवरऑल बात करें तो बढ़िया क्वालिटी है, मतलब इतनी धांसू भी नहीं, बट ओवरऑल बेटर और बढ़िया क्वालिटी है। आर्ट वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हेमंत जी ने चित्र बनाया, इनकी करी जगदीश जी ने, प्रवीण जी, जगत सिंह, संजय जी और राकेश जी ने मिलके इसमें इफेक्ट डाले हैं कलरों में। सो आप देखेंगे फ्रंट कवर जो है 3 जनों ने मिलके बनाया, जिसके ऊपर हेमंत जी, जगदीश जी और एस सुलानिया जी लिखा हुआ है। तीनों जनों ने मिलके जो बनाया ये बहुत ही बढ़िया सा, पर इससे और भी बेटर हो सकता था। अंदर के अगर आर्ट वर्क की बात करें हम तो चेहरे वगैरह और कलरिंग वगैरह या आर्ट वर्क के इफेक्ट्स वगैरह है ये बेटर देखने को मिल रहा है। शुरुआती अगर संजय गुप्ता या मनोज गुप्ता कहें या फिर राज कॉमिक्स ही कहना चाहूँगा मैं, तो राज कॉमिक्स की जो शुरुआती जो सर्वनायक के सीरीज थे उनसे तो लाख दर्जे बेटर है ये। कहानी की शुरुआत होती पूर्व सार से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुराने जो दानव है, मतलब हर युग के दानव है, वो सब भैया आ चुके हैं और आक्रमण कर दिए अपने अपने आयाम के लोगों के ऊपर। क्योंकि जितने भी महायोद्धा थे उन सभी को भैया युगम ने है अपने युगम क्षेत्र में बुला लिया और वहाँ स्पर्धा चल रही है। फिलहाल तो वर्तमान की योद्धा जो है वो आगे हैं पुराने काल के योद्धाओं से, मतलब 2-3 से आगे हैं। और फिर फाइनल अब जो स्पर्धा चल रही है वो गोजो और ध्रुव के बीच में, जिसमें पहली स्पर्धा में ध्रुव तो जीत चुका है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जिसमें बताया जा रहा है कि सर्वायुद्ध का मतलब क्या है एक्चुअलिटी में, मतलब मीन क्या है इस सर्वायुद्ध का। तो सर्वायुद्ध का वैसे भी मीन दोस्तों एक ही होता है, शस्त्रागार, यानी कि भैया हथियारों का भंडार, जिसको कहा जाता है कि आयुद्ध गृह। तो ये सर्व आयुद्ध गृह चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ हम देखेंगे नागेश, जी हाँ, अब नागेश यहाँ कैसे पहुंचा, इसके इंट्रो के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि इसका इंट्रो यहाँ पे कैसे हुआ। उसके बाद आप देखेंगे, स्पॉइलर ज्यादा नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे कुछ फाइट सीन देखने को मिलेंगे। नागेश के ढेर सारे अलग अलग रूप ले लिए उसने और फाइट कर रहा कुछ बंदों से। वहीं चंडकाल और नासान देखने को मिलेंगे। हालांकि इन दोनों का इंट्रो और साथ साथ में नागेश का इंट्रो जो हुआ था सर्वनायक श्रृंखला में सबसे पहला जो हुआ था वो सर्व क्रांति नाम की कॉमिक्स में हुआ था, जहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर नागेश का था। इन दोनों का छोटा वार्तालाप था कि भाई चंडकाल को मारने के लिए और रोकने के लिए अतीत वाला बंदा आना चाहिए, यानी कि भूतकाल से ही कोई बंदा आएगा तभी जाके, या दूसरा आयाम से आ सकता है तो ही रोक सकता है चंडकाल को। नहीं इतना पावरफुल फिलहाल तो चंडकाल हो चुका है। तो ये लोग क्या है, वर्तमान का आयाम द्वार बंद कर रहे हैं ताकि कोई भी भूतकाल से नहीं आ जाए। लेकिन फिलहाल तो हमारा भैया बंदा आ चुका है यहाँ पे नागेश, और यहाँ पे इन्हीं की फाइट चलती रहती है। तो सारे पेजेस में आपको फाइट सीन ही देखने को मिलेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कुछ नया दिखने को मिला है। यहाँ पे ना तो इन परिष्टि अध्याय, पुराना अध्याय इस टाइप से कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये या तो भूल गए या मिस हो गए हैं इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करना। सो अब आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ कि भैया ये जो है ये भविष्य वाला नज़ारा है, जहाँ पे आपको
उसमें अगर आप छोटे से सीन में देखेंगे तो यहाँ नागराज, स्टील, ध्रुव, साथ साथ में एक परमाणु ये भी है और एक परमाणु ये भी है। साथ में एक मस्तिष्क देखने को मिल रहा है जो बड़ा ही एआई वाला टाइप का है। हालांकि ये भविष्य वाला पार्ट चल रहा है जो कि आपने पुराने सर्वग्रहण में देखा ही है, जहाँ पे ध्रुविश जो रहता है, ध्रुव का बेटा ध्रुविश और उसकी बेटी उल्का, दोनों मिलकर जो है कि स्वर्ण नगर पे जो हमला होता है उसमें भैया उन लोगों को बचाते हैं इस आयाम में आके। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन देखने को मिला। ये देखिए, आप पहचान पा रहे हैं कौन होगा ये? सोचिए, ये और कोई नहीं, परमाणु है दोस्तों। उसके साथ साथ में मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाद अब देखिए एक और इवोल्यूशन स्टील का इवोल्यूशन। ये इंस्पेक्टर स्टील, यहाँ परमाणु जिसके ऊपर का एकदम मतलब या तो कलर करना भूल गए, एकदम मास्क ऊपर का कलर ही नहीं है। देखिए 1 2 3 4, तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है, जैसे उसके बाल सारे मतलब कर दिए हैं, काट दिए गए हैं, एकदम टकला बना दिया उसको, और यहाँ पे कलर आ गया है हालांकि, और यहाँ पे स्टील का इवोल्यूशन। तो ये फ्यूचर पार्ट था, जो छोटा सा एक इंट्रो बातचीत के बारे में बताया गया, और कुछ भी नहीं इसके बारे में। उसके बाद दोबारा से हमारा नागिस देखने को मिलता है जो फाइट सीन के बीच में इन दोनों के पास आ जाता है, जहाँ पे इनके बीच में सभी के अच्छी खासी फाइट और सीन और देखने को मिलते हैं। हालांकि ये वाला जो सीन है ये तो मुझे आप देखेंगे एक्शन स्टिकर के रूप में भी मिला, देखेंगे सेम एक्शन स्टिकर, तो एक्शन स्टिकर के रूप में भी मिला हुआ है ये हमारे। और उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे भी सेम फाइट सीन चल रहे हैं। वहीं पे एक नई चीज चालू हुई है, द्वितीय अध्याय आरंभ, सृष्टि करता है, यानी कि भैया पृथ्वी, जो आपको याद होगा कि शुरुआती जो कड़ी थी सर्वनायक की, वहां पे हमें प्रकृति का एक अलग ही लड़ाई वगैरह देखने को मिलती है, प्रकृति के ऊपर आक्रमण हो जाते हैं। तो उसी का सेकेंड भाग यहाँ फाइनली 13 भाग के बाद 14वें भाग में हमें मिला सृष्टि करता, दूसरा वाला भाग इतने पार्टों के बाद देखने को मिला है। सो इन्हीं के बीच में कुछ एलियंस टाइप के लोग हैं और साथ में हमारा डायनासोर वगैरह है, इन लोगों के बीच में कुछ फाइट सीन चलते रहते हैं। उसी के बाद एक और नया आयाम देखने को मिलता है जहाँ पे नवागंतुक बोलते हैं कि भैया नए लोग और आ गए। हालांकि इस बंदे को देखते आप समझ चुके होंगे कि ये कौन है, हालांकि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, समझ ही गए होंगे इसके लुक वाइज के बंदा कौन है। तो ये बंदा जो है कुछ राक्षस वगैरह का आह्वान कर रहा है और ये फाइटिंग सीन स्टार्ट करना चाह रहा है या आक्रमण करना चाह रहा है, इसका हमें अभी फिलहाल तो पता नहीं है। उसके बाद एक मिस्टीरियस बंदा, आप देखेंगे मिस्टीरियस बंदा देखने को मिलेगा, ये शायद कुछ बड़ा इंट्रो होने वाला है इसका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फाइनल भूतनाथ, भूतनाथ लिखा हो इस बंदे का नाम। अब ये भूतनाथ किस कॉमिक्स में कब और कहाँ आपने देखा है, राज कॉमिक्स की हिस्ट्री में या फिर कह सकते हैं कि तुलसी कॉमिक्स या किसी में भी, आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सुपर हीरो कुछ नया है और फाइनली इतना हाईलाइट नाम है इसका भूतनाथ, तो मतलब कह सकते हैं कुछ बड़ा इंट्रो हुआ है। और पीछे तो आप देख सकते हैं फाइनली मैं नाम बता ही देता हूँ कि बोडेलो, जी हाँ, राक्षस राजाओं में से एक है ये। और फाइनली हमारा इंट्रो होता है यहाँ से चतुर्थ अध्याय आरंभ, यानी ध्रुव और गोंजो की जो फाइट है, जो 3-4 कॉमिक्स से चल रही है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है, केवल एक ही फाइट खत्म हुई है अभी और दूसरी फाइट यहाँ देखने को मिली फाइनली। सो नागिस का इंट्रो हमें इतने पेजेस में देखने को मिला। उसके बाद हमें देखने को मिला इन दोनों का दोबारा से री इंट्रो, जहाँ पे भैया दोनों अपने डरों से लड़ रहे हैं। यहाँ पे गोजो तो अपने डर से लड़ ही रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा योद्धा के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आप देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ गोजो देखने को मिल रहा है और यहाँ पे योद्धा देखने को मिल रहा है, और दोनों ही मालूम पड़ते हैं कि भ्राता यानी एक ही पिता की 2 संतानें हैं। यहाँ आप देखेंगे दोनों ही एक ही पिता की संतान है। और भैया यहाँ पे मतलब गोजो का ये लुक तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, इतना डरपुक वाला, मतलब डरपुक्का टाइप का खेल देखने को मिल रहा है, जो बड़ा ही अजीब है, पढ़ने में बड़ा ही अजीब लगा मुझे, बट ठीक है, कह सकते हैं कि भाई डर की बात है। सो यहाँ पे भैया डर रहा है गोजो, और यहाँ पे हमारा योद्धा खड़ा हुआ है, उसके पिताश्री भैया इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो कैसे डर रहा है। योद्धा और गोजो के बीच में वार्तालाप चल रही है, जो कि अभी तक हमें कभी ऐसे भ्राताश्री वाला खेल देखने को नहीं मिला, बट यहाँ फाइनली इन लोगों ने कुछ स्टोरी में चेंजेस करके इन्हें भ्राताश्री बना डाला। हालांकि हमें ये तो पता है कि भाई देव संतान है दोनों ही, लेकिन ये यहाँ पे कैसे खेल हो गया ये तो यहाँ देखेंगे। गोजो व्यस्त हो चुका अपने ध्यान मग्न में कि भैया अपने एकाग्रता और डर के ऊपर हासिल करना उसे विजय। यहाँ योद्धा अपनी फाइट चला रहा है, फाइट चली रही है, कुछ लोगों से लड़ रहा वगैरह है। हालांकि ये महारावण से नहीं लड़ रहा, जो कि आपने देखा था पुरानी वाली कॉमिक्स में, यानी कि सर्वग्रहण में आपने देखा कि योद्धा जो है महारावण से लड़ रहा है, किसी दूसरे आयाम में उसे रोक रखा है। तो यहाँ उससे नहीं लड़ रहा, ये किसी और बंदे से लड़ रहा है। यहाँ देखेंगे सप्त ऋषि सारी की सारी शक्तियां जो रहती है किसी और आयाम की रहती है, जो कि गोजो अपने आप का आत्मदाह कर लेता है, उन सारी शक्तियां जो होती है उसे मिल जाती हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ शिव भंडारी का भी इंट्रो देखने को मिलता है, सावन चल रहा है और भोलेनाथ का इंट्रो भी हो गया है यहाँ पे।
आप देखेंगे कि इनकी फाइट चलते हुए फाइनली जीत हासिल हो जाती है। अब जीत का छोटा सा तो खुलासा कर ही सकते हैं यार, अब इतना सारा स्पॉइलर के बीच में एक छोटा सा इंट्रो। तो इस इंट्रो ये है कि भैया इन दोनों की जो सेकंड स्पर्धा है वो भी जीत जाते हैं दोनों ही। और जैसे कि आपको बताया कि पहली स्पर्धा तो जीत जाता है थ्रू, सेकंड स्पर्धा दोनों ही जीत जाता है, अपने डर पे काबू पा लेते हैं, तो यहाँ बराबरी का हासिल हो जाता है। अब इनका भैया नया मतलब बुद्धि पासा नाम का एक नया खेल खेला जाता है पूरा का पूरा, जिसमें पुराने छोड़े सुपर हीरोज के बारे में छोटा सा बताया गया है कि बुद्धि पासा कैसा खेला जाता है। और ये पोस्टर आपको याद होगा मैंने भी पोस्ट किया था, तो ये पोस्टर रिवील भी किया गया था कि आखिर एक खेल यानी शतरंज के खेल जैसा खेल अब खेलने वाले हैं। दोनों ही बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धि के ऊपर ही इनकी एक्चुअल परीक्षा अब होने वाली है। हालांकि मजा भी यहीं पे, और जितने भी जो नरक नाशक के नागेश है और जितने भी सुपर योद्धा थे जो नरक नाशक की सीरीज को इन्होंने इंक्लूड किया वो इसी बुद्धि पाशा के ऊपर ही इंक्लूड किया। ये मुझे अब तक समझ में आ चुका है इस सीरीज को देखते हुए। तो बुद्धि पासा एक ऐसा खेल है जिसके ऊपर एक छोटे छोटे चमकदारी बिंदु आप देखने को मिल रहे हैं। इनसे क्या करते हैं ये लोग कि हर एक चमकदारी बिंदु के ऊपर कुछ सुपर हीरो के नाम दे रखे हैं और फिर आपको बताना है कि यार मेरी दाएं से बाएं चल के 5वें नंबर की कड़ी पे इस सुपर हीरो को पहुंचाना, मतलब यहाँ पे चलना, तो वहां पे जो है वो सुपर हीरो प्रकट हो जाएगा। तो इससे शुरुआत होती है अलग अलग लोगों की। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे नरहरि का प्रहार करता है कौन, गोजो, जहाँ पे लुक थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया। आप देखेंगे गोजो का फेस कट जो है बिगाड़ दिया गया पूरा का पूरा। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम तो भैया नरहरि का हमला यहाँ किया, और यहाँ परिरक्षक भोकाल, जी हाँ परिरक्षक भोकाल जो कि नरक नाशक वाली ही सीरीज से आया हुआ है। यानी समझ जाओ कि अब भैया जो बुद्धि पासा वाला खेल है यहीं पे हमें नरक नाशक की भी एंट्री भी देखने को मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे कि भैया दोनों आपस में लड़ रहे हैं, नरहरि और परिरक्षक भोपाल, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है शतरंज की बाजी, बुद्धि पासा से जीतना है इन लोगों को। तो ये फाइटिंग चलती रहती है और छोटा सा एक सीन है इसी के बीच में कि भाई प्रतिस्पर्धा में क्या चल रहा है ये देखने कौन, डोंगा, परमाणु और साथ में नागराज। आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पे बस फाइटिंग चल रही है इन्हीं के बीच में, गोजो कैसे भोकाल को रोक रहा है ये देखने को मिल रहा है। और फाइनली फिर अगली स्पर्धा यानी कि पासा फेंका जाता है और फाइनली भैया गोजो बुलाता किसको, ये देखिए गोजो किसको बुला रहा है अगले पासा फेंकते से ही, नरक नाशक की एंट्री। जी हाँ, तो नरक नाशक की एंट्री हो चुकी है गोजो के अगले पासा फेंके। यानी जब गोजो ने पहला पासा फेंका तो नरहरि आया, नरहरि। और नरहरि के बारे में आपको जानना है दोस्तों तो ऊपर दे रखी है आई बटन के लिंक, जो डोंगा से रिलेट करता है नरहरि का म्यूटेंसी। जी हाँ, नरहरि एक म्यूटेंट भी है और अमर बनता भी है। तो इसकी जो ओरिजिनल हिस्ट्री के साथ में क्या है इसका एक मिस्टीरियस प्लान, वो सारा का सारा जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो भैया नरक नाशक की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है और यहीं पे खत्म कर दिया इन्होंने और 90 पेज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद देखें तो अस्त्रागार यानी कि जो पृथ्वी पे जो चल रही है एक्चुअल लड़ाई फिलहाल, तो उसके अंदर वीर गति को प्राप्त हो चुका है ये बंदा। अब ये बंदा कौन है आप समझ गए होंगे, गौर से देखिए इसे। जी हाँ, गौर से देखने में समझ में आ चुका होगा कि ये बंदा कौन है। ये वीर गति को प्राप्त हो चुका है फिलहाल, तो भैया आत्मा भी बंदे की निकल चुकी है और यहाँ पे चुम्बा वगैरह और फाइनली ये लोग फाइट करने में लगे हैं, व्यस्त हैं। और एक और नए बंदे की यहाँ पे एंट्री हो गई, सीक्रेट एजेंट। अब ये कौन है, तो हमने आज दो मिस्टीरियस बंदे देखे इस कॉमिक्स में। पहला तो मैंने जैसे कि बताया कि हमें देखने को मिलता जो है, कहाँ गया ये रहा, भूतनाथ। ठीक है, ये मिस्टीरियस बंदा कौन और कहाँ देखा गया था और किस कॉमिक्स में मालूम पड़ा इसके बारे में। उसके अलावा ये बंदा, ये भी बंदा कौन है और किस कॉमिक्स में हमें देखने को मिला, इसके बारे में मुझे बता सकते हैं आप दोस्तों। उसके बाद ये खत्म हो गई कॉमिक्स। उसके बाद पीछे हमें 8 पेजेस आ गए और ओवरऑल खत्म। नेक्स्ट पार्ट की जो कहानी वो सर्व समर में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो सर्व समर में हमें देखने को मिलेगा आगे का पार्ट। लेकिन ये वाला जो पोस्टर है सर्व समर का, ये है मनोज गुप्ता वाले वेरिएंट का। संजय गुप्ता वाले वेरिएंट का जो सर ने पोस्टर रिलीज किया है वो अलग किया हुआ है, उसके साथ साथ में जो फ्रंट पेज वो भी अलग है। हालांकि सर्व समर का मनोज गुप्ता वाला पोस्टर भी अलग है जिसमें बहुत ही वर्स्ट आर्ट है, मतलब आर्ट इतना धांसू नहीं है, बहुत ही स्टार्टिंग वाले कोई लेवल के आर्टिस्ट को पकड़ा दिया गया और उससे आर्ट बना दिया गया मुझे लगता है। उसके बाद हमें फ्रेडी का एक छोटा सा 8 पेजेस देखने को मिलता है, आजादी सेना, सर्फ युग, और पीछे हमें बस वही वाला 8 पेजेस देखने को मिला। यानी नेक्स्ट पार्ट आपको 15वां वाला भाग मिलेगा सर्व समर के रूप में सर्वनायक श्रृंखला का। रिव्यू स्टार की बात करें तो 5 में से हम इसे वैसे 3 देना चाहेंगे, 3 स्टार देना चाहेंगे। उसका रीजन है कि भैया आर्ट वर्क तो ठीक है बट कहीं कहीं पे बहुत ही आर्ट वर्क बिगाड़ दिया। 2-3 जगह पे ऐसा लगा कि यार कुछ किसी नए आर्टिस्ट को दे दिया है, हेमंत जी ने बनाया पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि भाई किसी और आर्टिस्ट को दे दिया। दूसरा पॉइंट ये कि स्टोरी का जो एक वर्जन था, जैसे कि मैंने कहा कि धूम वाला वर्जन रहा, धूम की फर्स्ट और सेकंड मूवी आप देखो तो एकदम स्टोरी वाइज, कंसेप्ट वाइज और जो नाम वाइज वो बहुत ही बढ़िया।
अगर आप थर्ड वाली सीरीज देखो धूम की, तो वो एक किसी कैरेक्टर को बेस करके उसका बायोग्राफी बना दिया। तो यहाँ भी ऐसा ही लगा। ये सर्वनायक की जो सीरीज चल रही है, सर्व आयुध जो आया, ये थोड़ा सा मुझे एकदम अलग ही लगा। सर्व आयुध यानी सर्वनायक की सीरीज जैसा काम नहीं लगा इसमें। सो दैट्स वाई जो है स्टोरी वो पकड़ नहीं पाई, वो ग्रिप नहीं ले पाई वो स्टोरी में जो ग्रिप चाहिए था। सो दैट्स वाई हम लोग 5 में से 3 स्टार देना चाहेंगे। हे सुपर आर्मी, तो फाइनली 14वां वाला भाग सर्वनायक सीरीज का कैसा लगा आपको, वो भी मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट। हालांकि सर्वनायक का सीरीज का संजय गुप्ता वाला वेरिएंट तो अभी तक आया नहीं है। सो हमने जो रिलीज किया है वो मनोज गुप्ता वाला वेरिएंट का रिव्यू किया है। हालांकि स्टोरी दोनों की सेम है, केवल जो साइड डिफरेंट है बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम ही है दोनों में। सो कैसे लगे आपको स्टोरी, कैसे लगा आपको ये वीडियो, हमें रिव्यू में कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ में एक लाइक तो बनता और साथ एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, क्योंकि आप ही के लिए तो लाते हैं ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो। और भी अगर वीडियो चाहते हैं आप इसी प्रकार से कॉमिक्स हो के, अलग अलग कॉमिक्स हो के, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय सुपर आर्मी।